माँ, हमारे गांव में जो नई आंगनवाड़ी खुली है उसमें ब्यूटी पार्लर का कोर्स करवाया जा रहा है। क्या आप मुझे वहाँ पर कोर्स करवा दोगी? लेकिन बेटी, तू पार्लर का कोर्स करना क्यों चाहती है? क्योंकि माँ, मुझे लोगों का मेकअप करना, उन्हें अच्छे से तैयार करना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हारा एडमिशन वहाँ करवा दूंगी। लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारे पिताजी से पूछना होगा। ऐसा कहने के बाद भावना घर के कामों में लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ समायरा शाम होते होते अपने पिता के आने का इंतजार करने लगती है। माँ, देखो पिताजी घर पर आ गए हैं। चलो अब उनसे पूछो कि मैं गांव की आंगनबाड़ी में ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीख सकती हूँ। ओहो, तुम तो पीछे ही पड़ गई हो। अभी तुम्हारे पिताजी आए ही तो हैं। उन्हें जरा पानी तो पीने दो, उसके बाद पूछती हूँ। भावना एक गिलास पानी लेकर चंपक के पास जाती है, जिसके बाद चंपक पानी पीता है और एक लंबी सी सांस लेकर कहता है, आज मुझे मेरा दोस्त राम प्रकाश मिला था। उसका बेटा भी उसके साथ था और तुम जानती हो, उसका बेटा भी बिल्कुल हमारी समायरा की तरह है, रंग से काला। मैंने उनसे समायरा की बात की थी शादी के लिए, तो वो लोग समायरा की शादी के लिए तैयार हैं। भावना ये सुनकर चुप रह जाती है। लेकिन अभी मेरी बेटी की उम्र ही क्या है? अभी तो वो बहुत छोटी है। अभी तो वो केवल 19 साल की ही है। तुम जानती हो ना, हमारी बेटी का रंग कितना काला है। ऐसे में उसकी शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा होगा। क्या पता फिर कोई उसे पसंद ही ना करे, तो क्या करोगी तुम? अच्छा ठीक है, आपका जो मन करे आप करो। लेकिन मेरी बेटी हमारे घर के पास वाली आंगनवाड़ी में ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीखना चाहती है। अच्छा, ऐसी बात है तो ठीक है, सीख लेगी। लेकिन उसे जितनी जल्दी हो सके घर के काम काज ज्यादा सिखाना। ये सब समायरा दूर खड़ी सुन लेती है, जिसके बाद वो एक तरफ खुश होती है लेकिन दूसरी तरफ मायूस भी। वो अपने कमरे में चली जाती है और अपने आप को शीशे में देखकर कहती है, हे ऊपर वाले, क्या मैं इतनी काली हूँ कि कोई भी मुझसे शादी ही नहीं करेगा? आखिर काले लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है? काले लोगों के बारे में लोगों की सोच इतनी बुरी क्यों होती है? समायरा उस रात बिना खाना खाए ही सो जाती है। फिर अगले दिन वो आंगनवाड़ी में जाकर अपना ब्यूटी पार्लर के कोर्स में नाम लिखवा देती है। एक तरफ उसकी शादी की तैयारी चल रही थी, तो दूसरी तरफ वो अपना ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर रही थी। शादी से पहले वो कोर्स खत्म कर लेती है, जिसके बाद वो अरविंद के साथ शादी करके उसके घर चली जाती है। शादी के बाद उसके ससुराल वाले अपना रंग ढंग दिखाना शुरू कर देते हैं। सुबह सुबह अपनी गंदी शक्ल लेकर मेरे सामने मत आया करो भाभी। नेहा ऐसा कहकर कॉलेज चली जाती है। अरे ओ कोयले की खदान, यहाँ क्या खड़ी है? जाकर मेरे लिए नाश्ता लेकर आ। रुकिए, अभी लेकर आती हूँ माँ जी। फिर समायरा रसोई में जाती है और अपनी सास के लिए नाश्ता बनाकर लेकर आती है, जिसके बाद वो अपने कमरे में जाती है और अपने पति अरविंद के लिए अच्छे से कपड़े निकाल कर रख देती है। अच्छा हुआ तुमने कपड़े निकाल दिए, अब मैं समय से पहुंच जाऊंगा। फिर अरविंद अपने कपड़े पहनकर ऑफिस के लिए निकल जाता है, जहां समायरा की सास और उसकी नंद उसके ऊपर अत्याचार कर रही थी। लेकिन वहीं उसका पति उससे काफी प्यार किया करता था। फिर एक दिन उसकी नौकरी छूट जाती है, जिसके चलते घर में कई सारी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। जब से मेरी नौकरी छूटी है तब से घर में कोई न कोई परेशानी आती ही रहती है। मैं जानती हूँ आपको इस प्रकार घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। मैंने पार्लर का कोर्स किया हुआ है। अगर आप मेरी पार्लर की शॉप खुला देंगे
तो मैं आपकी थोड़ी मदद कर सकूंगी। अरविंद समायरा को बहुत समझता था, जिसके चलते वो उसकी दुकान खुला तो देता है, लेकिन समायरा की दुकान पर उसके काले रंग की वजह से कोई भी नहीं आता। इस प्रकार तो मेरा ये पार्लर चलेगा ही नहीं। इस पार्लर को खुले हुए आज पूरा 1 महीना हो गया है, लेकिन मेरे पार्लर में एक भी कस्टमर नहीं आया। एक काम करती हूँ, अब इसे बंद ही कर देती हूँ। ऐसा सोचकर समायरा पार्लर बंद करने ही वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ कुछ सुंदर लड़कियाँ समायरा के पार्लर के बाहर आकर खड़ी हो जाती हैं। जरा रुकिए, अपना पार्लर अभी बंद मत कीजिए। हम सभी पास वाले गांव के फंक्शन में आए थे, लेकिन इस गांव में कोई पार्लर वाली ही नहीं है। हमें तैयार कर दीजिए, हमें डांस परफॉर्म करना है। समायरा उन सभी लड़कियों को तैयार करने के लिए मान जाती है। वो अपने पार्लर में उन सभी को बुला लेती है, जिसके बाद वो लड़कियों को पार्लर के अंदर बिठाकर उनका मेकअप करने लगती है। एक के बाद एक वो सभी का मेकअप कर देती है। तुमने तो बहुत अच्छा मेकअप किया है हमारा, बिल्कुल परियों की तरह। आखिर हम परियां ही तो हैं। क्या कहा आपने? आप सभी परियां हैं। समायरा को उनका सच पता चल जाता है। फिर वो सभी लड़कियां अचानक से सुंदर सी परियों में बदल जाती हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने। हम सब तो तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। तुम बहुत अच्छी हो। आज से ये कोई मामूली पार्लर नहीं है, बल्कि जादुई पार्लर है, जिसमें जो भी तैयार होने आएगा वो यहाँ से बहुत खूबसूरत होकर जाएगा। सिंड्रेला, बेल और रपुंज़ेल तीनों ही मिलकर उस पार्लर को जादुई पार्लर बना देती हैं और समायरा को बहुत सुंदर भी बना देती है। अरे वाह, क्या सच में ये मैं ही हूँ? आपने तो मुझे बहुत खूबसूरत बना दिया है। आज के बाद तुम लोगों को खूबसूरत बनाना और सबकी हमेशा मदद करना। ऐसा कहकर वो 3 सुंदर परियां वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद पार्लर के बाहर और भी कई सारी लेडीज आ जाती हैं। समायरा, हमारा मेकअप करो ना। नहीं, पहले मेरा मेकअप करो। मुझे सुंदर होना है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। इतनी सारी लेडीज को देखकर समायरा बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो एक के बाद एक सभी को अपने जादुई ब्यूटी पार्लर में बुलाती है। जो भी उस जादुई ब्यूटी पार्लर में जाता है वो खूबसूरत होकर बाहर निकलता है, जिसके चलते सभी लोग समायरा को खुशी खुशी पैसे भी देकर जाते हैं। आज तो कमाल ही हो गया। इतने पैसे तो अरविंद जी ने जिंदगी में कभी नहीं कमाए होंगे। अब मैं अपने घर की परेशानियों को भी ठीक कर सकती हूँ। समायरा उन पैसों से घर के लिए राशन खरीदती है और घर का जरूरी सामान भी खरीद लेती है, जिसके बाद वो घर ले जाकर सभी के लिए खाना बनाती है। अरे बहू, काली से अचानक तो इतनी गोरी कैसे हो गई? ये चमत्कार कैसे हुआ? फिर समायरा अपनी सास, नंद और अपने पति को सारा सच बता देती है। ये तो बहुत अच्छा हुआ बहू, लेकिन मुझे माफ करना बहू, मैंने तुम्हारे रंग का बहुत मजाक बनाया था। हाँ भाभी जी, अगर हो सके तो आप मुझे भी माफ कर देना। उसके बाद समायरा सबको माफ कर देती है। सब कुछ भूल जाइए और सभी लोग चलिए खाना खाइए। उस दिन सभी लोग पेट भरकर खाना खाते हैं। अगले दिन जब सवेरा होता है तो समायरा अरविंद के साथ रास्ते में जा रही होती है। तभी रास्ते में कुछ लोग अरविंद को समायरा के साथ देखकर कहते हैं, अरे देखो तो सही, परी के साथ काला कौआ चल रहा है। इस सुंदर सी नारी के साथ ये काला कलूटा आदमी बिल्कुल भी नहीं जच रहा।
अरविंद को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो किसी से कुछ भी नहीं कहता और वो चुपचाप समायरा के साथ चलता रहता है। जैसे ही समायरा का पार्लर आता है तो वो अपने साथ अरविंद को अपने पार्लर के अंदर ले जाना चाहती है। ये तुम क्या कह रही हो? ये तो औरतों का ब्यूटी पार्लर है। तुम मेरा मजाक बनाना चाहती हो क्या? आपको मेरे ऊपर विश्वास है ना? तो बस मेरे साथ पार्लर के अंदर चलिए। समायरा अरविंद को अपने ब्यूटी पार्लर के अंदर ले जाती है, जिसके बाद में वो उसका हल्का फुल्का सा मेकअप करती है, जिससे अरविंद बहुत ही गोरा और सुंदर हो जाता है। अरे वाह, मैं तो बिल्कुल हैंडसम लग रहा हूँ। बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि ये मैं ही हूँ। आज के बाद आपको और मुझे कोई भी काला नहीं कहेगा। मुझे नौकरी तो मिल नहीं रही, ऊपर से इस दुनिया में मेरे जैसे और भी लोग हैं जिन्हें ऐसा रंग चाहिए। तो क्यों ना हम दोनों इस पार्लर को सैलून बना लें, जिसमें औरतें और आदमी दोनों आ सकते हैं। समायरा अरविंद की बात मान लेती है और उस दिन के बाद से उस पार्लर के अंदर आदमी और औरत दोनों ही आ जा सकते थे। धीरे धीरे उनकी पार्लर की दुकान बहुत फेमस हो जाती है और वो अपने जीवन में अच्छा खासा पैसा कमाने लगते हैं। अरे बेटा देख, तेरी फ्लाइट को आने में पूरा 1 घंटा है। आखिरी बार अपनी माँ को अपने बेटे से अच्छे से मिलने तो दे। तू तो जानता ही है, तू वहाँ जाने के बाद मुझे भूल जाएगा, लेकिन तेरी माँ तेरे इस चेहरे को तेरे आने तक अपने मन में छुपा लेगी। अरे माँ, आप भी ना ये फिल्मी ड्रामा कर करके मुझे रुला दोगी। देखो, मैं पहली बार आपसे दूर जा रहा हूँ। मुझे इस तरह मत भेजो कि मैं वहाँ जाकर सिर्फ और सिर्फ आप ही को याद करूँ। अरे बेटा, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बता, वहाँ जाने के बाद तू गोरी लड़कियों के पीछे तो नहीं भागेगा ना? क्योंकि वो गोरी मैडम तेरा जीना हराम कर देंगी। उन गोरी मैडम से थोड़ी दूरी ही बनाकर रखना। अरे माँ, आप भी ना। चलो अब मैं चलता हूँ, नहीं तो आपकी बातों के चलते मेरी फ्लाइट ही मिस हो जाएगी। रमन ऐसा कहकर अपनी फ्लाइट में बैठने के लिए चला जाता है और वही बेचारी गायत्री फ्लाइट के बाहर अपने बेटे को जाते हुए देखती रह जाती है, जिसके कुछ देर बाद वो घर वापस आ जाती है। रमन अमेरिका में अकाउंटेंट की जॉब के लिए गया था। वहाँ उसकी जॉब की एक बहुत ही अच्छी शुरुआत होती है। हाउ आर यू? आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? तो इस तरह रमन की जॉब पर उसे एक लीजा नाम की अंग्रेजन दोस्त मिल जाती है, जो उसके साथ बहुत अच्छे से रहने लगती है। देखते ही देखते रमन को लीजा से प्यार होने लगता है और वो उससे शादी भी कर लेता है। शादी के बाद वो लीजा को अपनी मातृभाषा हिंदी बहुत ही अच्छे से सिखा देता है। रमन, हमारी शादी को पूरा 3 साल हो गया है और तुमने मुझे अभी तक अपनी माँ से भी नहीं मिलवाया। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपनी माँ से मिलवाओ। बेबी, क्या करोगी तुम माँ से मिलकर? वैसे तुम्हें ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीखना था ना? चलो मैं तुम्हारा वहाँ पर एडमिशन करवा देता हूँ। लीजा की बात टालने के लिए रमन उससे ऐसा कह देता है, जिसके बाद उसे वो सब पूरा भी करना पड़ता है। अमेरिका में ही रमन लीजा को हाई लेवल ब्यूटी पार्लर कोर्स करवा देता है। एक दिन अचानक से रमन की माँ की कॉल आती है। बेटा, मैंने तो तुझे कहा ही था कि तू अमेरिका जाने के बाद अपनी इस बूढ़ी माँ को भूल ही जाएगा। देख, वहाँ किसी अंग्रेजन के चक्कर में मत पड़ना। मैंने तेरे लिए एक बहुत ही प्यारी, सुंदर और सुशील लड़की ढूंढ कर रखी है। जितनी जल्दी हो सके अमेरिका से वापस आ जा बेटा। अरे माँ, मैं यहाँ से वापस नहीं आ सकता हूँ। आप मेरी बात को समझती क्यों नहीं हो? मैं यहाँ पर जॉब करता हूँ और वो लोग मुझे छुट्टी नहीं देते हैं। मुझे कुछ नहीं पता बेटा। अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो तू कुछ ही दिनों में अपनी माँ की अर्थी पर गांव वापस लौटेगा, लेकिन तुझे गांव तो आना ही होगा। एक तरफ तो रमन ने अपनी माँ को बिना बताए ही शादी कर ली थी, तो दूसरी तरफ उसकी माँ उससे उसकी शादी के लिए ही वापस बुला रही थी। बेचारा रमन फंस जाता है और ना चाहते हुए भी उसे लीजा के साथ अपनी माँ के घर वापस आना पड़ता है।
जैसे ही गायत्री अपने बेटे रमन को देखती है तो उसे गले से लगा लेती है। आखिरकार बेटा तू मुझसे मिलने आ ही गया। मैं तेरी राह कब से देख रही थी। क्या तुझे अपनी माँ की जरा भी याद नहीं आती? माँ मैं क्या करूँ, मुझे छुट्टी ही नहीं मिलती थी। वैसे माँ मैं आपको एक सरप्राइज देना चाहता हूँ, इससे मिलिए। ये है लीजा, आपकी बहू। ये सुनते ही गायत्री अचंभित रह जाती है, मानो उसके ऊपर बिजली टूट पड़ी हो, और वो रमन से कहती है, हे भगवान, एक अंग्रेजन को तू मेरे घर पर उठा कर ले आया है। तुझे मैंने कितना समझाया था, लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी। हर बात तूने केवल अपनी ही सुनी। लेकिन ये लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती। ले जा इस विलायती अंग्रेजन को। माँ मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये लड़की अब इस घर की बहू है और इस बात को आप नकार नहीं सकती। रमन लीजा के बारे में गायत्री को अच्छे से समझाता है, जिसके बाद ना चाहते हुए भी गायत्री को रमन की बात माननी ही पड़ती है और लीजा को घर में आने की इजाजत भी देनी पड़ती है। लेकिन गायत्री को लीजा एक आग भी नहीं भाती थी, क्योंकि वो गोरी चमड़ी और विलायती थी। माँ जी आप यहाँ पर बैठी हैं, बताइए क्या मैं आपकी कुछ सेवा कर सकती हूँ? क्या मैं आपको चाय बनाकर लाकर दूँ? नहीं नहीं बहू, चाय क्यों, एक काम कर, चाय बनाने के साथ साथ उसमें थोड़ा सा जहर भी मिला देना, ताकि मैं मर जाऊं और तेरी ख्वाहिशें पूरी हो जाएं। अपनी सास का ऐसा बर्ताव देखकर बेचारी लीजा हैरान रह जाती है और वो गायत्री से कुछ भी नहीं कह पाती। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रमन को अमेरिका से कॉल आता है, जिसके चलते उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? अरे परेशान न हो तो और क्या करूं? तुम्हें पता है मुझे अमेरिका की नौकरी से निकाल दिया गया है। अब मैं वहाँ का अकाउंटेंट नहीं हूँ। ये सुनते ही लीजा भी बिल्कुल हैरान रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ गायत्री भी ये सब कुछ सुन लेती है और रमन से कहती है, बेटा तू मान या ना मान, ये सब इस गोरी चमड़ी की साजिश है। ये अंग्रेजन तेरे साथ एक गेम खेल रही है। इसे इस घर से निकाल दे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ आप तो चुप ही नहीं होती हो। जब देखो बेचारी लीजा के पीछे ही पड़ी रहती हो। उसने कुछ भी नहीं किया है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। रमन ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। वहीं गायत्री भी चली जाती है। लेकिन बेचारी लीजा अपनी सास के ताने सुन सुनकर परेशान हो चुकी थी। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और अब उनके घर में कई सारी परेशानियां शुरू हो जाती हैं, जैसे पैसों की तंगी होना और घर का राशन खत्म हो जाता है। माँ जी घर का राशन खत्म हो गया है, अब मैं क्या बनाऊं? अब मैं तुझे क्या बताऊं, एक काम कर मुझे ही बना डाल, क्योंकि मेरे पास पैसे तो है नहीं और ना ही मेरे निकम्मे बेटे के पास एक फूटी कौड़ी है। माँ जी वैसे मैंने खुद सोचा था, जब तक रमन जी को नौकरी नहीं मिल जाती, क्यों ना मैं एक ब्यूटी पार्लर खोल लूं और अपना खुद का काम कर लूं। क्या कहा तूने? तू ब्यूटी पार्लर खोलेगी? अरे और इज्जत का जनाजा निकालना है क्या? मेरे तो इस घर में आराम से रह ले। वैसे ही तुझसे बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ मैं। गायत्री लीजा को डांट देती है, जिसके बाद बेचारी लीजा रोते हुए अपने कमरे में पहुंच जाती है। लेकिन फिर भी वो किसी से कुछ भी नहीं कहती है। ऐसे ही दिन प्रतिदिन दिन बीतते रहते हैं, लेकिन घर की परेशानियां खत्म नहीं हो पाती। एक दिन गायत्री से मिलने उसकी सहेली मीनू उसके घर पर आती है। अब क्या बताओ बहन तुझे, मैं तो परेशान हो गई हूँ। कल मुझे शादी में जाना है और हमारे यहाँ कोई पार्लर वाली ही नहीं है जो मुझे अच्छे से तैयार कर सके और मेरा ब्लीच फेशियल भी कर सके। अरे तो जरूरत भी क्या है, अब तो हम बूढ़ी हो चुकी हैं। अब हम कौन सा पहले की तरह जवान हैं जो मेकअप और ये सब करवाएंगे। अरे गायत्री ये तो तुम्हारी सोच है, मैं तो अभी जवान हूँ और शादी में अच्छे से तैयार होकर जाना चाहती हूँ। तभी लीजा वहाँ पर आ जाती है और ये सब सुन लेती है, जिसके चलते लीजा मीनू से कहती है, माँ जी मैंने पार्लर का पूरा कोर्स किया हुआ है, अगर आप चाहो तो मैं आपका मेकअप भी कर सकती हूँ और ब्लीच फेशियल भी।
लो जी कर लो बात, बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा, वही बात हो गई आज तो। मैं पूरे गांव में पार्लर वाली ढूंढ रही थी, पर गायत्री तेरी बहू तो खुद ही पार्लर वाली है, मगर ये तो अंग्रेजन है, इसे तो और अच्छा काम करना आता होगा। ऐसा कहने के बाद मीनू अपना मेकअप और ब्लीच फेशियल लीजा से ही करवाती है। इसके चलते लीजा मीनू का बहुत अच्छा मेकअप भी करती है और बहुत अच्छे से ब्रिज भूषण भी कर देती है। ये सब देखकर मीनू बहुत ज्यादा खुश होती है और उसे 2000 रुपए देकर जाती है। अरे बहू, जितनी जल्दी हो सके तू अपनी दुकान खोल ले, बहुत अच्छे से चलेगी। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं लीजा उन पैसों से घर का राशन ले आती है। ये सब देखकर गायत्री को बहुत खुशी मिलती है, जिसके बाद वो लीजा को उसकी दुकान खोलने की परमिशन दे देती है और अपना मंगलसूत्र बेचकर उसकी दुकान का सारा सामान भी लेकर आती है। मुझे माफ कर दे बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तेरी कला को नकारा। आज से तू अपना खुद का पार्लर चलाएगी और तुझे कोई नहीं रोकेगा। फिर क्या था, लीजा गांव में खुद का एक ब्यूटी पार्लर खोल लेती है, जिसके चलते उसके पार्लर में अच्छे खासे कस्टमर बन जाते हैं और वो खूब पैसा कमाने लगती है। देखते ही देखते उनकी सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और लीजा अपने पति रमन और सास गायत्री के साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। राधा एक छोटे से गांव में पली बड़ी थी। उसने 12वीं तक पढ़ाई की थी। गांव में कॉलेज ना होने के कारण राधा आगे पढ़ नहीं पाई, पर वो बचपन से ही अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी। बिटिया, देखते ही देखते तुम इतनी बड़ी हो गई, अब तुम्हारी शादी की चिंता होने लगी है। माँ, शादी वादी सब बाद में। पता है, पास वाली प्रियल दीदी शहर से ब्यूटी पार्लर का कोर्स करके आई हैं। पहले मैं उनसे ब्यूटी पार्लर का काम सीखना चाहती हूँ। अरे क्या करेगी ये सब कुछ सीख कर? मैं भी ना अपना खुद का एक ब्यूटी पार्लर खोलूंगी और खूब पैसे कमाऊंगी। ये सब कहाँ से सुन लिया और सीख लिया तूने? दीदी बता रही थी कि शहर में इन सब कामों के हजारों रुपए मिलते हैं। अरे क्या पता अब तुम्हारी शादी कहाँ होगी बेटा? ये सब कुछ मैं नहीं जानती माँ। अच्छा भाई, शादी से पहले सीख लेना बस। मेरी अच्छी माँ। राधा 3 महीने का ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर लेती है। उसके कुछ ही दिन बाद उसकी शादी पास के ही शहर में रहने वाले मनोज से हो जाती है। एक दिन मनोज की माँ सरला उससे कहती है, अरे वाह बहू, तुम खाना तो बहुत अच्छा बना लेती हो। आपको पसंद आया माँ जी? हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। आज पहली बार तुमने अपने हाथों से इस घर में खाना बनाया है। बताओ, नेक में क्या लोगी? नेक? तभी सरला के पति कहते हैं, हाँ भाई, पहली बार नई बहू के हाथ का खाना खाते समय उसे कुछ उपहार दिया जाता है। सच में? हाँ हाँ, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? वो माँ जी, मैंने ब्यूटी पार्लर का काम सीखा है। मैं अपना खुद का एक ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हूँ। क्या? इस घर में ये सब नहीं होगा। ये क्या कह रही हो बहू? हमारे घर की बहू ये सब काम नहीं करेगी। लेकिन इसमें बुराई ही क्या है माँ जी? अभी ये बात छोड़ो ना राधा, शांति से खाना खाओ। मनोज और राधा दोनों अपने कमरे में बैठकर बातें करते हैं। तुम्हें खामखा ऐसी बातें करने की क्या जरूरत थी, जो माँ और बाबूजी इतना ज्यादा नाराज हो गए? अरे आप भी ना, इसमें बुराई ही क्या है? अरे पर मैं अच्छा खासा कमाता हूँ, तुम्हें क्या जरूरत है कुछ काम करने की? आप अकेले कमाते हैं, हम दोनों काम करेंगे तो जिंदगी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। देखो, मुझे कोई परेशानी नहीं है, पर माँ बाबूजी को मनाना तुम्हारा काम है। लगता है माँ सही कहती थी, मेरा ब्यूटी पार्लर खोलने का सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। राधा यही सब सोचते सोचते सो जाती है। फिर अगली सुबह, देखो राधा, तुम एक अच्छी बहू बनकर रहो, हम तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगे। पर ये पार्लर वार्लर की बात अपने दिमाग से निकाल दो, ठीक है? पर माँ जी, बस अब मुझे और कुछ भी नहीं सुनना। फिर कई दिन बीत जाते हैं।
और राधा मायूस होकर अपने आप को समझा लेती है। एक दिन शाम को मनोज दफ्तर से जल्दी घर आ जाता है। तब मनोज की माँ, जल्दी घर आ गया बेटा, बहुत परेशान लग रहा है, क्या हुआ बेटा? माँ, मेरी नौकरी चली गई। क्या? कैसे बेटा? कंपनी को बहुत घाटा हो गया माँ, एक साथ कई लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। हे भगवान, अब क्या होगा? मनोज को कई दिनों तक नौकरी नहीं मिलती, इसलिए घर में पैसों की तंगी होने लगती है। क्योंकि घर में और कोई नहीं कमाता था, तभी राधा अपनी सास से कहती है, माँ जी, आस पड़ोस की औरतों को घर में ही बुलाकर अपना पार्लर का थोड़ा बहुत काम कर लूं, मुश्किल समय में 4 पैसों का जुगाड़ हो जाएगा। पैसों की जरूरत तो है बहू, पर तेरा ऐसे काम करना अच्छा नहीं है। तो क्या हुआ माँ जी, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, बल्कि इंसान की सोच छोटी और बड़ी होती है। अच्छा, चल ठीक है। राधा घर के बाहर ब्यूटी पार्लर का बोर्ड लगा देती है और घर में ही एक कुर्सी और मेज लगाकर पार्लर का काम शुरू कर देती है। सुनिए जी, आप ब्यूटी पार्लर का जरूरी सामान सही भाव में देख कर ला दें और कुछ पर्चे बनवाकर छपवा दें, तो शायद ज्यादा लोग आने लगेंगे, फिर हमें इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, इससे मेरा भी मन लगा रहेगा। कल से मैं भी तुम्हारे ब्यूटी पार्लर का पार्टनर बन जाता हूँ। आप पार्टनर क्यों, मालिक बन जाइए, बस ही काम चल पड़े। कोशिश करते हैं, जब तक कोई नौकरी नहीं है। मैं भी अपनी माँ की ट्रिक यहाँ आजमा लेता हूँ। देखते ही देखते राधा की मेहनत रंग लाई और उसकी आमदनी अच्छी होने लगती है और घर में पैसों की तंगी खत्म हो जाती है। 2 महीने बाद राधा के पिताजी राधा से कहते हैं, बहू, आज हम सबको तुम पर गर्व है, क्योंकि आज तुम्हारी खूबी की बदौलत हमने कठिन समय को हंसते हंसते गुजारा है। हाँ, अब मनोज से कहकर पास में ही तुम्हारा ब्यूटी पार्लर भी खुलवा देंगे। सच माँ? हाँ बेटा, मैंने तो जमीन भी देख ली है पार्टनर।